स्वागत है दोस्तों। आज हम कक्षा 12 का गणित विषय का आव्यूह अध्याय कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक और सरल है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि आव्यूह कहते किसे हैं। आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें वास्तविक सम्मिश्र संख्याओं तथा फलनों को व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों, आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें वास्तविक सम्मिश्र संख्या तथा फलनों को व्यवस्थित किया जाता है। देखिए इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल लेटर से, जैसा कि आपका 4, 1, √3, 6, 5, 2। तो देखिए ये एक आव्यूह है जो कि आयताकार क्रम विन्यास है। ये पंक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कि ये रो है, पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति है तो इसे R1 से डिनोट किया जाता है और ये दूसरी पंक्ति है, इसे R2 से। इसी तरीके से जो स्तंभ है यानी कि कॉलम, देखिए इसे C1 से डिनोट किया जाता है, इसे C2 से और इसे C3 से। तो ये आपका आव्यूह है और जो आव्यूह के अंदर स्थित है इन्हें आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम। अब आप जान लीजिए आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, आव्यूह की कोटि होती है m क्रॉस n, जहाँ m क्या है, पंक्तियाँ, तथा n जो है वो स्तंभ हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं एक आव्यूह यहाँ पर लिख रहा हूँ 7, 2, 1, √5, 6, 3। तो देखिए अब इसमें कितनी रो हैं, R1, R2 और R3, और कॉलम कितने हैं इसमें, C1 और C2। तो देखिए यहाँ पर आपकी 3 रो हैं यानी कि पंक्तियाँ 3 हो गया, m = 3, और कॉलम है आपके 2 यानी n = 2। तो इसकी आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 2। इसी तरीके से एक उदाहरण और ले सकते हैं आप। देखिए इसमें R1, R2 और R3 3 रो हैं, C1, C2 और C3 3 कॉलम है। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, m = 3 है और n = भी 3 है। तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 3। तो ये आपका आव्यूह की दोस्तों। अब है आव्यूह के प्रकार। तो सर्वप्रथम आव्यूह के प्रकार में जो पहला आव्यूह है वो है आपका पंक्ति आव्यूह। यानी कि रो मैट्रिक्स। इसमें आ जाएगा वो आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है।
तो देखिए a = 5√3 1। तो ये आपका पंक्ति अवयव हो गया। अगर आप इसकी कोटि निकालना चाहें, एक रो है और 3 कॉलम है, यानी 1 × 3 इसकी कोटि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका स्तंभ अवयव। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें केवल एक स्तंभ होगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। अब देखिए, जैसे जैसे आप डिनोट कर लीजिए √3 5 7। तो देखिए इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है, इसलिए स्तंभ अवयव है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 3×1 हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका शून्य अवयव। शून्य अवयव यानी कि 0 और नल वेक्टर, नल मैट्रिक्स। तो वो अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाता है। तो दोस्तों, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर और बड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। इसके बाद है आपका वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। तो देखिए, जैसे कि इसमें है 1 5 6 3 2 1 0 5 7। तो देखिए इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये 3×3 का वर्ग अवयव मैट्रिक्स हो गया। दोस्तों, आगे है आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। वह अवयव, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों तथा शेष अवयव शून्य हों, तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे कि इसे आई से डिनोट कर लीजिए 1 0 0 0 0 0 1। तो ये 3×3 का आपका तत्समक अवयव हो गया। अगर आप दूसरा लेना चाहें 2×2 का 1 0 0, तो ये 2×2 का होगा। दोस्तों, इसके बाद है आपका विकर्ण अवयव।
यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वह वर्गाव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण अवयव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों 2 0 0 0 7 0 0 0 3, तो ये आपका विकर्ण अवयव हो गया। तत्समक अवयव और विकर्ण अवयव में अंतर यह है कि तत्समक अवयव में यहाँ पर केवल एक हो सकता है, जबकि विकर्ण अवयव में आपके अवयव अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अदिश अवयव। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। वह वर्गाव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। अदिश अवयव कहलाता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार ये इसको आप लिख सकते हैं 3 0 0 0 3 0 0 3। देखिए इसमें जो विकर्ण है उसके सभी अवयव समान होंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। दोस्तों अब हम प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 3.1, इसका जो पहला प्रश्न है वो है अवयव दिया गया है आपको a = 235 3 -7 12 17। तो सर्वप्रथम तो आपको इसमें अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। तो देखिए अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप इसमें रो ज्ञात कर लीजिए। कितनी रो हैं इसमें 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं C1 C2 C3 और C4, यानी कि M है इसमें कितने 3 और C है कितने 4। तो अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी 3 × 4 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है आपको अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या देखिए जो अवयव की कोटि है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 4 जा 12, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तीसरा प्रश्न है आपको ज्ञात करना है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है A = पहले आप इसमें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो देखिए दोस्तों ये 1 जो है आगे वाला ये रो को डिनोट करता है,
इसी तरह सेकंड रो के लिए 2 आगे से आ जाएगा और तीसरी रो के लिए 3 आगे से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो अवयव जैसे A13 आपको ज्ञात करना है, A13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्ञात करना है A21, तो देखिए A21 यानी कि 35 हो जाएगा। फिर आपको याद करना है A33 आपका कितना हो जाएगा -5। फिर आपको याद करना है A24 यानी A24 इज इक्वल टू 12। और इसी तरीके से आपको याद करना है A23 यानी कि 5/2। तो ये आप समझें कि इस तरीके से आप लिख लेंगे इनको A11 A12 A13, ये आपका रो हो गए और इधर को कॉलम हो गए। तो पहली जब रो स्टार्ट होगी तो उसके आगे 1 लगेगा, बाकी अवयवों के लिए 1 2 3 4। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, इसमें आपको अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या तथा अवयव ज्ञात करने हैं। कीजिए। देखिए मैं आपको एक अवयव दे रहा हूँ 5 3 1 2 6 3 1 0 5। तो आपको जो इसमें अवयव ज्ञात करने हैं वो हैं A21 A31 A33 A12 और A22। ये प्रश्न आपको हल करना है। उसके बाद आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं, यदि किसी अवयव में चौबीस अवयव हैं तो आपको संभव कोटियाँ ज्ञात करनी है। तो देखिए 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ 1 × 24 24 × 1 2 × 12 12 × 2। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 × 8 8 × 3 4 × 6 और 6 × 4। तो ये आपकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर अवयवों की संख्या 13 हो तो संभव कोटियाँ 1 × 13 और 13 × 1। तो इसकी 2 ही संभव कोटियाँ होंगी। दोस्तों उम्मीद है आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले भाग में करूँगा। धन्यवाद।